बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे प्रैक्टिस नाउ 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 और यहाँ पर हमें दिए हुए इन्होंने 16 m स्क्वायर और 357 cm स्क्वायर। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, मीटर को हमें सेंटीमीटर्स में और सेंटीमीटर स्क्वायर्स को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। शुरू से आप पढ़ते आए हो कि जो 1 मीटर है ना वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, तो यही सारी गेम है जो यहाँ आपने सीखनी है मुझसे। कर लेते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर। अब यहाँ देखिए खाली मीटर नहीं है, यहाँ पर m स्क्वायर है। तो m स्क्वायर मीन्स कि ये सेंटीमीटर का क्या है, सॉरी मैं फोकस कर लूँ ज़रा इसको, 100 स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 100 यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर 100 स्क्वायर रखना है। अगर 100 इंटू 100 किया जाए यानी 100 इटसेल्फ 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है 10,000। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और ये इक्वल हो जाएगा 160,000 के या 1,60,000 के। तो ये हो गया, हमने इसको सीएम में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर सीएम को हमने वापस मीटर बनाना है तो भी बहुत आसान काम है। हम अगेन 357 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीएम का मतलब ये था कि हमारे पास जो सीएम स्क्वायर निकला था यानी सीएम 100 स्क्वायर, इस सीएम का मतलब जो है ना, ये सीएम स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये 100 स्क्वायर है। तो इस 100 स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये 10,000 है अगर मल्टीप्लाई होता है इटसेल्फ तो। ठीक है, अब इस 10,000 को जब हमें कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, 1 मीटर बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम 1 से इसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, जब आप 10,000 को 1 को 10,000 से डिवाइड करवा दोगे तो आपके पास यही सारी चीज़ जो है ना डेसिमल जंप करके उलट जाएंगे यहाँ पर और वो आ जाएंगे 0.0001। ठीक है, यानी ये डेसिमल प्लेस पर ना यहाँ पर ये आता है, ये 1 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है। तो डेसिमल यहाँ लगेगा तो ये ऐसे उल्टी हो जाएगी रकम। तो हम इस तरह करेंगे 0.0001। आप इसको कैलकुलेटर से कीजिएगा, आप 1 को डिवाइड कीजिएगा विद 10,000 तो आपके पास ये आ जाएगा। और उसके बाद इसको इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो निकलना चाहिए 0.0 और 357। देखिए ना, ये 1 2 3 तो 357, तो यहाँ लिख देंगे हम मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये जो 357 सेंटीमीटर था। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन था, बहुत बहुत इजी। बस आपने ये तरीका सीखना है कि हमें इसको कन्वर्जन इसकी कैसे करनी है। ठीक है ना, इसको कन्वर्ट करके 10,000 कैसे बनाना है और वापस 10,000 को 1 मीटर कैसे बनाना है, तो आप आराम से कर लोगे। अब चलते हैं प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन नंबर जो है हमारा प्रैक्टिस नाउ 2 की तरफ, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर जो है ना वो शेप दी हुई है और वो यहाँ हमें कह रहे हैं कि इसका पहले पैरामीटर फाइंड आउट करें, देन इसका एरिया फाइंड आउट करें। तो पैरामीटर उन्होंने अपने से जो हमें दिया है ना वो तकरीबन है ऑफ स्क्वायर इक्वल है 64 m के। ठीक है, यानी 64 मीटर के। अब आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स जो होती है ना इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम पैरामीटर का जो फॉर्मूला लगाएंगे ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है, इसका फॉर्मूला क्या है 4l, और या अगर आप ये नहीं लिखते तो सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स एक जितनी होती है तो हम सब साइड्स को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास पैरामीटर निकल आता है। पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर होता है बाहरी दीवार। ठीक है, जितना भी ये समझिए कि आपका एक फील्ड है, ग्राउंड है या फुटबॉल का फील्ड है, तो अंदर यहाँ देखिए सारे लोग खेलेंगे और बैठेंगे। ठीक है, यहाँ साइडों में सारे ऑडियंस बैठी होगी और अंदर मैदान में खेल हो रहा होगा। और जो उसके बाहर की सारी बाउंड्री लाइन है ना उस स्टेडियम की,
वो पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, ये जो चार दीवारी होती है और इसके अंदर जितना इलाका होता है ना वो सब एरिया कहलाता है। तो ये याद रखें कि ये बाहर वाली लाइन जो है ना चार दीवारी, ये पैरामीटर है और अंदर क्या है, एरिया रखा हुआ है। तो अब हमने इस पैरामीटर को बताना कि ये यहाँ से शुरू होकर ऐसे 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 ये कितना बनता है। तो ये होता है 4L के बराबर स्केयर का पैरामीटर जो हम निकालते हैं। हम प्लस कर लेते हैं सारी साइड्स को। तो अब अगर हम देखें कि पैरामीटर ऑफ स्केयर जो है वो 64M है, यानी ये, और वो इक्वल है 4L के। तो यहाँ पर 4 जो है L, अगर यहाँ पर हमारे पास जो भी वेरिएबल पड़ा होता है ना एक्स वाई जी या एल ए बी सी जो भी, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमने। तो उसके साथ जो भी उसका कोएफिशिएंट रखा होता है वो जाता है साथ वाले के पास। अगर यहाँ वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो अब जाएगा इसके पास डिवाइड होने के लिए ताकि वो एल की वैल्यू को फाइंड आउट करे। तो हम करेंगे 64/4 इक्वल एल। तो हम 4 को करेंगे ऐसे, 4 2s 6, 4 1s 4 और 2 इधर गया तो ये 24 बन गया और यहाँ लिखेंगे 6। तो 16 से 64 होता है। तो L की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली विच इज 64। बहुत आसान क्वेश्चन। अब इसी में वो आपको आगे कह रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करके दें कि इसी जो स्टेडियम है ना उसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, ये पाथ है और पाथ के तकरीबन उन्होंने जो हमें विड्थ और लेंथ दी है ना वो तकरीबन सेम है। जैसे 16 3.5 3.5, 16 3.5 3.5 इस तरह उन्होंने दी है। यानी आप यहाँ भी लिख सकते हैं 3.5 और यहाँ भी एक लाइन लगी हुई 3.5 की, एक यहाँ लग जाएगी। तो ये इस तरह वहाँ पिक्चर बनी हुई है। अभी इस टाइम मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर एडिट करके पिक्चर ज़रूर इसकी ओवरले में रखती। तो हम इसके जो है ना एरिया ऑफ स्केयर भी अब हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड जो हमने काम करना है वो है एरिया ऑफ स्केयर। और एरिया ऑफ स्केयर को हम मालूम करते हैं कैसे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के साथ। ठीक है, तो हम अगर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ही होगा क्योंकि विड्थ और लेंथ सेम ही होती है इसकी, तो हम इसको L2 कहते हैं। तो यहाँ अगर हम लेंथ और विड्थ को इकट्ठा लेकर चले ना, जैसे विड्थ एंड LENGTH लेंथ इक्वल हो जाएगा किसके, 16 स्केयर के। ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ और जो हाइट लेंथ और ये विड्थ है ना वो 16 है। तो क्योंकि ये सेम है अभी तो हम इसको सेम लेकर चलेंगे। हम यहाँ निकाल लेते हैं 16 को इटसेल्फ 2 टाइम किया तो हमारे पास आ गया 256। सही है, ये तो हमने एरिया निकाल लिया। अभी हम ना एरिया के पास चल रहे हैं, लेकिन अभी विड्थ और लेंथ हमें निकालना बाकी है जो कि हम यहाँ पर जाके निकालेंगे। भी पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया है। तो लेंथ और विड्थ क्योंकि एक जैसी है, जैसे 16 3.5 3.5 और इधर से भी 16 3.5 3.5, तो ये 2 दफ़ा लेंथ और विड्थ जो है ना सेम है। तो हम इसको अलग अलग लिखने की बजाय एक ही बार में लिख लेते हैं। जैसे 16 प्लस 3.5 प्लस 3.5 और स्केयर कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग 2 दफ़ा लिखना है तो एक ही में लिख के आप इसको स्केयर कर दो। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम इन सब को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 23, यहाँ -256 भी कर देना हम। अगर हम इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास ये पाथ निकल आएगा। अगर हम इस एरिया को बीच में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बाहर वाला सारा पाथ आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं कि 16 प्लस 3.5 को करें तो हमारे पास 23 आ जाता है यहाँ पर। और किस में आएगा, स्केयर में आएगा, क्योंकि हमने लेंथ और विड्थ को इकट्ठा रखा हुआ है। तो अब ये वाली स्टेटमेंट जो ना यहाँ रखिएगा। सही है, मुझसे गलती से यहाँ लिखी गई है ताकि मैं आपको सीक्वेंस समझाना चाह रही थी। अब 23 माइनस 256 साथ साथ चल रहा है। आगे हम 23 को जब खोलेंगे तो 23 इटसेल्फ जब मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास आ जाता है 529। माइनस करेंगे एरिया बीच में से तो हमारे पास इसका जो पाथ का है ना सारा बाहर का वो हमारे पास आ जाएगी। जो भी डिस्टेंस इसका बनता है तो वो है 273 m स्क्वायर। तो ये इसका आंसर था। बहुत आसान है, कंफ्यूज मत हुआ करें। आपसे जो चीज़ पूछी जाती है ना, जैसे पैरामीटर है, आपको सारी फिगर्स की जो है ना
फार्मूलाज याद होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो। और फार्मूले के साथ साथ आपको दूसरी जो चीज़ याद करनी है ना वो ये है कि आपने फिगर में से शेप्स को कैसे माइनस करना है, यानी जितना आपसे पूछा गया उतना आपने बताना है। अगर शेडेड फिगर पूछी गई हैं तो आप शेडेड फिगर में से उसमें और जो मौजूद शेप्स हैं उनको माइनस कर दें, तो आप आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसी का पार्ट जो है सेकंड पार्ट वो कर लेते हैं। इसमें अगेन एक रेक्टेंगुलर शेप दी गई है और उसमें हमारे पास 4 जो हैं ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो असल में शेडेड पार्ट जो है ना वो है ये सेंटर वाला, ठीक है। इस शेडेड पार्ट से बाहर हमें जितनी चीज़ें हैं ना उसको इनसे अलग करना है, यानी बाहर निकाल कर रख देना है। अज़ानें हो रही हैं फजर की इस टाइम और हम थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही। अब इसमें और आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने फिगर को अच्छे से देखना है और फिर उसमें जो शेडेड रीजन है ना उसको बाकी शेप से अलग कर देना है। यहाँ पर हमारे पास असल में ये रेक्टेंगल है और मैंने थोड़ा सा ना गंदी सी ड्राइंग बना दी है, तो आपके पास बुक में ये अवेलेबल है। अब हम यूँ करते हैं, हम इसकी पहले वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो उन्होंने ये जो आपको दिए में 4 इसके अंदर ट्रायंगल्स उनकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगल की जो बेस बनती है ना वो 25 mm बनाई है उसने, ठीक है ना। आप यहाँ से यहाँ तक पूरी, ठीक है। और आर और बी के दरमियान में उससे रखा है 14 mm, ठीक है। और ए और आर के दरमियान जो है वो 11 बनता है, लेकिन मैंने पहले 11 लिख दिया, ये हमें बाद में निकालना चाहिए था। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने लेंथ रखी है ना वो 17 mm रखी है। स्टिल अजान हो रही है दोबारा से। अब उसने क्यू और आर ए के बीच में या क्यू और आर के बीच में जो क्यू ए के दरमियान जगह है ना उसको उसने 5 mm कहा है, ठीक है। और यहाँ डी टू पी उसने 8 mm बोला है, ठीक है। और यहाँ वो बताता है हमें कि एस और बी के दरमियान 3 mm है, ठीक है, यानी 3 मीटर है। अब बाकी चीज़ें जो है ना मैं साथ साथ आपको यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें कितनी शेप्स हैं। इसमें 2 शेप्स हैं, इसमें एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल्स है। कितने ट्रायंगल्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4, हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं और एक हमारे पास रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का हम क्या फॉर्मूला लगाते होते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और ट्रायंगल क्या लगाते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस या ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के तहत हमने 4 ट्रायंगल्स को माइनस करना है फ्रॉम 1 रेक्टेंगल। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं आपको इसका ना तरीका बता देती हूँ कि आप इसको याद रखने के लिए क्या करें कि आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएं और 4 ट्रायंगल्स बनाएं, ठीक है ना, और फिर उनके नाम उनको दें। ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हमने पूरी शेप को खोल के रख दिया है ये वाली को, ठीक है। अब जो आपके पास रेक्टेंगल है ना उसमें से आपने माइनस करना है इस ट्रायंगल को, इसको, इसको और इसको। अब यहाँ फॉर्मूला डालना शुरू करेंगे, ठीक है। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ -1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगेन वही चीज़, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। 1 कुछ बच्चों को नहीं बिल्कुल भी समझ आती ना, तो मैं सिर्फ उनकी खातिर ये करती हूँ कि वो भी आपकी तरह अच्छे से समझ जाएं। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपने सबके फॉर्मूला से ऐड कर दिए, ठीक है। अब आपने यहाँ से देखकर ऐड करनी है अपनी वैल्यूज़ जो हैं। तो हमारे पास जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, अगर हम इस रेक्टेंगल को बाहर की तरफ देखें, ठीक है, तो अंदर मैं आपको कह रही थी लेकिन बाहर भी हमारे पास ये रेक्टेंगल पड़ा है ना, तो हम इसको देखते हैं। तो ये 17/25 है, इस तरह, ऐसे और इस तरह। तो हम यहाँ लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। एक हो गया, हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया। हम फर्स्ट रेक्टेंगल की तरफ अपने ट्रायंगल की तरफ जाएंगे और इसको हम नाम दे देते हैं ARQ का, ठीक है। ये हमने पहला अपना ट्रायंगल बना लिया ARQ का।
तो इसको हम इस तरह पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी जो ब्रेथ है ना आपके पास वो कितनी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी ब्रेथ हमारे पास 11 रखी हुई है, ठीक है, और इसकी जो हमारे पास हाइट है वो 5 रखी हुई है। यहाँ 11 पहले मौजूद नहीं था, ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 11 कहाँ से लिखा है, क्योंकि हमारी पूरी यहाँ पर जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो 25 है, तो यहाँ हमारे पास 14 मौजूद था। जब 25 में से हम माइनस किया 14 को, तो हमारे पास इसकी भी निकल आई जो ब्रेथ थी या बेस थी, तो वो 11 है। अगर हम 11 और 14 को दोबारा प्लस करते हैं तो हमारे पास ये 25 निकल आता है। तो बस आपने इसकी मदद से और इस 17 की मदद से बाकी जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उनको निकालना है, ठीक है। और आपको पता है कि रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना वो हमेशा इक्वल होती है, तो इधर भी अगर इधर 17 है तो इधर भी 17 होगा, अगर इधर 25 है तो इधर 25 होगा, तो इस हिसाब से हम इसको लेकर चलेंगे। तो हमारे पास ARQ जो है ना वो निकल आया 11 और 5, तो हम ऐड करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ARQ। अब हम सेकेंड अपने चलते हैं इस तरफ, तो हम इसको नाम देंगे क्या, BRS, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम BRS का नाम दे रहे हैं। BRS कह दें या SBR कह दें या RBS कह दें, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी नाम दे दें इसको। -1/2, अब इसकी बेस और हाइट हमें पता होनी चाहिए, तो इसकी जो बेस और हाइट है ना, यहाँ ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ 14 लिखा हुआ है, तो आपने इसको सेम यहाँ ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड ट्रायंगल की तरफ जो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और इसका नाम है CSP या आप इसको CPS भी कह सकते हैं। तो हम इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं CPS, यानी ये वाला ट्रायंगल। हम ऐसे चल रहे हैं ना, 1 2 3, अब फिर अब एंड में यहाँ आएंगे, तो हम CPS को हम लिखते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी बेस और हमारे पास हाइट जो है ना वो इस तरह की, ये अगर 3 है ना तो यहाँ ये पूरी क्या बन रही है 17, ये वाली साइड, तो अगर ये 17 है तो ये भी 17 है। इसका मतलब है कि हमारे पास S और B के दरम्यान में 3M रखा हुआ है, तो इसका ये वाला इलाका जो है इतना सा, वो उसकी हाइट क्या होगी। तो आप यूँ करें, इस 3 को इस 17 में से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 14, ठीक है ना। तो C और S के दरमियान जो जगह बनती है वो 14 बन रही है, तो ये इसकी हाइट आ गई 14 मल्टीप्लाई बाय, और अब आप यहाँ देखें 8 है और ये हमारे पास P to C जो है ना डिस्टेंस नहीं है, तो हम इसके ऑपोजिट देखेंगे 25 रखा हुआ है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 25 है। तो जब हम इस 25 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या निकल आएगा 17M, यानी ये 17 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास 25 पूरा हो जाता है। तो इस तरह आपने इसको फिल करना है। बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है, बस आप इस तरीके से लेके चलोगे ना तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। तो मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं इसको 17 से, माइनस अब अगला हमारा लास्ट जो है ना उसको हम क्या नाम देने लगे हैं, हम इसको DPQ का या QDP या जो भी आपने इसको नाम देना है, हम इसको DPQ का नाम दे देते हैं इस ट्रायंगल को। तो इसको अगेन हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसकी ब्रेथ और हाइट जो है ना वो हम लिख देते हैं। तो इसकी ब्रेथ जो है वो 8 है और इसकी हाइट जो है ना वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि टोटल ये जो हाइट है वो 17 बनती है, तो इसमें से ये वाली हाइट जो है ना QP की 5, ये हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी हाइट निकल आएगी, तो वो निकलेगी तकरीबन हमारे पास 12। तो 12 और 5 प्लस किए तो 17 आ गया। देखिए कितने मज़े से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 एंड 8। अब इसकी जो है ना बेस हमारे पास वो है 8, तो हमारे पास ये आखिरी जो ट्रायंगल था वो भी निकला है। अब हमने जो वैल्यूज पुट की हैं बस अब इसका काम ख़त्म है और इसका काम शुरू हो गया। अब हमने इसको नॉर्मलाइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख के आना है। 25 को 17 से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाता है तकरीबन 425 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 5 करें और उसको जब हम डिवाइड करें विद 2 तो हाँ हमारे पास यहाँ 27/2 आ जाता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 11 से 55, तो 55 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो बस ये आ जाएगा। माइनस अगेन 14 और 3 को मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया
21। मैं खुद इसलिए यहाँ स्टेप नहीं बढ़ा रही कि बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, सब बच्चों को पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास नीचे ये आंसर आ जाएगा। आगे माइनस नेक्स्ट वाला करते हैं। 14 एंड 17 को मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 119। माइनस अगेन 12 और 8 को मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 48। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमें इन सब को इसमें से माइनस करना है तो हम यूँ करेंगे, पहले इन सब को आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे से जो है ना रेक्टेंगल के एरिया में से ट्रायंगल के सारे एरियाज को माइनस करना आसान हो जाएगा। तो हम 425 माइनस, अब इन सबको प्लस किया तो हमारे पास तकरीबन आ जाता है 2161/2, ठीक है, इतना आता है। तो जब इसको हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 2091/2 m² आ जाता है। तो ये बहुत आसान सवाल है, बस आपने इस फिगर को गौर से देखना है और आपने पता चलाना है कि इसमें कितनी शेप्स हैं और उनके फिर फार्मूलाज को अप्लाई करके शेप्स जितनी दफ़ा होंगी उतनी दफ़ा उसका फार्मूला लगा देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 दफ़ा रेक्टेंगल और 2 दफ़ा ट्रायंगल तो हम उसके उसी तरह जो है ना फार्मूलाज को पुट करते। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी प्रैक्टिस ना हो और जो एक्सरसाइज रिव्यू है वो अपलोड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा भी काफ़ी स्केड्यूल जो है ना बिजी होता है दिन में। आपको भी पता है, आप भी स्कूल गोइंग हैं और मेरे लिए भी काम होता है सारा दिन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं स्टूडेंट्स जो है ना उम्मीद ना हूँ, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इस CP4 के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने की बात।